हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्पित और आपका स्वागत है लॉर्ड्स ऑफ लिटरेचर पर। दोस्तों, आज हम लिटरेचर की दुनिया की जिस महान शख्सियत के बारे में बात करेंगे उनका नाम है जॉन कीट्स। जॉन कीट्स रोमांटिक पोएट्स की सेकेंड जनरेशन के पोएट थे। हालांकि उनकी पोएम्स को उनके लाइफ टाइम में क्रिटिक्स द्वारा पसंद नहीं किया गया, लेकिन सिर्फ 25 साल की उम्र में उनकी डेथ के बाद उनकी रेपुटेशन लगातार बढ़ती गई और 19th सेंचुरी के आखिर तक वो वन ऑफ द मोस्ट बिलव्ड इंग्लिश पोएट बन गए। तो आइए चलिए शुरू करते हैं कहानी एक ऐसे महान राइटर की जिसे लिखने के लिए ज़्यादा समय ही नहीं मिला। जॉन कीट्स का जन्म 31 अक्टूबर 1795 को लंदन में हुआ था। वो थॉमस और फ्रांसिस कीट्स के 4 बच्चों में सबसे बड़े थे। जब कीट्स सिर्फ 8 साल के थे तो उनके पिता, जो कि एक लिवरी स्टेबल कीपर थे, की घोड़े से गिरकर डेथ हो गई। उनके पिता की डेथ का उनके जीवन पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा। इस तरह से कीट्स को मनुष्य की तकलीफ़ों को समझने और उनका अनुभव करने का अवसर मिला, जो कि उनकी बात की पोइट्री में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। कीट्स के पिता की डेथ ने उनकी फैमिली की फाइनेंशियल सिक्योरिटी को बुरी तरह से प्रभावित किया। उनकी मां ने जल्दी ही दोबारा शादी कर ली और उतनी ही जल्दी अपनी पारिवारिक संपत्ति का बड़ा हिस्सा उन्होंने खो दिया। जब फ्रांसिस की दूसरी शादी असफल हो गई तो वो अपने बच्चों को अपनी मां की देखरेख में छोड़कर परिवार से दूर चली गईं। आखिरकार वो अपने बच्चों की ज़िंदगी में वापस आईं, लेकिन उनकी हालत अच्छी नहीं थी और 1810 में उनकी ट्यूबरकुलोसिस से डेथ हो गई। इस दौरान कीट्स को आर्ट्स और लिटरेचर में सुकून मिला। अपने स्कूल एनफील्ड एकेडमी में वो एक बहुत ही अच्छे स्टूडेंट साबित हुए। कीट्स अपने स्कूल के हेड मास्टर जॉन क्लार्क के काफ़ी करीब थे, जिन्होंने लिटरेचर में कीट्स के इंटरेस्ट को काफ़ी एनकरेज किया और वो उनके फादर फिगर की तरह थे। 1810 में कीट्स ने सर्जन बनने के लिए स्कूल छोड़ दिया। उन्होंने लंदन हॉस्पिटल में मेडिसिन की पढ़ाई की और फार्मासिस्ट बन गए, लेकिन मेडिसिन की फील्ड में उनका करियर कभी भी आगे नहीं बढ़ सका। हालांकि कीट्स ने मेडिसिन की पढ़ाई की, लेकिन आर्ट्स और लिटरेचर के प्रति उनका डिवोशन कभी कम नहीं हुआ। अपने फ्रेंड कॉडन क्लार्क के थ्रू उनकी मुलाकात द एग्जामिनर के पब्लिशर ले हंट से हुई। ले हंट को उनके रेडिकलिज्म और प्रिंस रेजेंट के लिए अपमानजनक आर्टिकल लिखने के जुर्म में 1813 में जेल जाना पड़ा था। ले हंट ने कीट्स का परिचय पॉलिटिक्स की दुनिया से कराया, जो कि उनके लिए नई थी। हंट के सम्मान में कीट्स ने एक सोनेट लिखी जिसका टाइटल था रिटन ऑन द डे दैट मिस्टर ले हंट लेफ्ट प्रिजन। कीट्स को एक पोएट के रूप में स्थापित करने के लिए हंट ने उनका परिचय बहुत से इंग्लिश पोएट से कराया, जिनमें पीबी शेली और विलियम वर्ड्सवर्थ शामिल थे। 1817 में कीट्स ने अपनी पोइट्री का फर्स्ट वॉल्यूम पोएम्स बाय जॉन कीट्स नाम से पब्लिश करवाया। अगले साल कीट्स ने एंडेमियन नाम की पोएम पब्लिश की, जो कि 4000 लाइन्स की एक विशाल पोएम थी और इसी नाम के ग्रीक मिथ पर आधारित थी। कीट्स ने प्रतिदिन कम से कम 40 लाइन्स लिखते हुए इस पोएम को 1817 में कंप्लीट किया और ये अप्रैल 1818 में पब्लिश हुई। कीट्स को डेयरिंग और बोल्ड स्टाइल के लिए इंग्लैंड के दो प्रमुख पब्लिकेशंस ब्लैकवुड्स मैगजीन और क्वार्टरली रिव्यू की तरफ से कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि ले हंट और उनके कैडर के यंग पोएट्स की भी आलोचना की गई। इन रिव्यूज़ में कीट्स की इतनी कड़ी आलोचना हुई थी कि वो एंडेमियन के पब्लिकेशन को लेकर निराश हो गए थे। इस लेंदी पोएम को अपने पब्लिकेशन के साथ ही कन्वेंशनल पोएट्री कम्युनिटी की तरफ से हैवी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। ज़्यादातर लोगों के लिए इस पोएम का स्ट्रक्चर और फ्लो बहुत ही कंफ्यूजिंग था। कीट्स के ऊपर इस क्रिटिसिज्म का कितना प्रभाव पड़ा ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन पीबी शैली के इस दावे को स्वीकार नहीं किया जाता कि हैवी क्रिटिसिज्म ने जॉन कीट्स जैसे यंग पोएट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया और उनकी हेल्थ को भी प्रभावित किया। 1818 की गर्मियों में कीट्स नॉर्दर्न इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के वॉकिंग टूर पर गए। इसी साल के अंत में वो अपने भाई टॉम की देखरेख के लिए घर वापस आए, जो कि ट्यूबरकुलोसिस की वजह से गंभीर रूप से बीमार पड़ गए थे।
इसी दौरान कीट्स फैनी ब्राउन नाम की एक महिला के प्यार में पड़ गए और उन्होंने अपनी पहली शेक्सपियरियन सोनेट व्हेन आई हैव फियर्स दैट आई मे सीज टू बी लिखी। 2 महीने बाद कीट्स ने इसाबेला नाम की पोएम पब्लिश की, जो एक ऐसी महिला की कहानी सुनाती थी जो अपनी सोशल स्टैंडिंग से नीचे के एक आदमी के प्यार में पड़ जाती है। इसके बाद कीट्स ने टू ऑटम नाम की एक बहुत ही खूबसूरत और सेंसुअस पोएम लिखी, जो 1820 में पब्लिश हुई। अपने अभी तक के काम से कीट्स ने एक ऐसी राइटिंग स्टाइल डेवलप की जिसमें किसी भी कंटेम्प्रेरी रोमांटिक पोएट्री से ज़्यादा सेंसुअलिटी थी। लेकिन उनके भाई की डेथ की वजह से उनका राइटिंग का काम कुछ समय के लिए रुक गया और आखिरकार 1819 के अंत में उन्होंने अपनी अनफिनिश्ड पोएम को एक नए टाइटल द फॉल ऑफ हाइपेरियन के साथ फिर से लिखना शुरू किया। ये पोएम कीट्स की डेथ के 3 दशक बाद तक पब्लिश नहीं हो सकी। उनकी पोइट्री का थर्ड और फाइनल वॉल्यूम लैमिया इसाबेला, द ईव ऑफ सेंट एग्नोस और अदर पोएम्स जुलाई 1820 में पब्लिश हुआ। इससे हमें यह भी पता चलता है कि कीट्स के लाइफ टाइम में बहुत कम लोगों ने ही उनकी पोइट्री को पढ़ा था। अपने पूरे जीवन में कीट्स ने पोइट्री के 3 वॉल्यूम्स पब्लिश किए थे और सब मिलाकर भी उनकी डेथ से पहले उनकी पोएम्स की सिर्फ 200 कॉपीज ही बिकी थी। 1819 में कीट्स ट्यूबरकुलोसिस के संपर्क में आ गए और उनकी सेहत तेजी से बिगड़ने लगी। अपनी लास्ट वॉल्यूम ऑफ पोइट्री पब्लिश कराने के बाद वो डॉक्टर की सलाह पर अपने क्लोज फ्रेंड जोसेफ सेवन के साथ इटली चले गए और इस तरह से फैनी ब्राउन के साथ उनके रोमांस को खत्म हो गया। कीट्स के हेल्थ इश्यूज और एक सक्सेसफुल राइटर बनने के सपने ने फैनी के साथ घर बसाने की संभावना को खत्म कर दिया था। कीट्स नवंबर 1820 में रोम पहुंचे, जहां कुछ समय के लिए उनकी सेहत में सुधार आया, लेकिन महीने भर में ही वो दोबारा गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। अपने जीवन के आखिरी कुछ महीने उन्होंने बहुत ही तकलीफ के साथ गुजारे और 23 फरवरी 1821 को उनकी डेथ हो गई। आखिरी वक्त में उनके पेंटर दोस्त जोसेफ सेवन उनके साथ थे। उनके शरीर को रोम के प्रोटेस्टेंट सेमेट्री में दफनाया गया। कीट्स की आखिरी इच्छा थी कि उनकी कब्र पर कोई नाम या डेट ना लिखी जाए और वहां सिर्फ ये लिखा हो कि हियर लाइज वन हुज नेम वॉज रिट इन वाटर। कीट्स की डेथ के 7 हफ्तों बाद पीबी शैली ने अपनी फेमस एलजी एडोनाइस के माध्यम से उन्हें श्रद्धांजलि दी। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा और आपने अब तक ये चैनल भी सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर नहीं किया है तो अभी कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही।